आज माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आज उपचुनाव को लेकर के वो जनसभा करने गए और जिस तरह से उनकी जनसभा में वहां के युवा तथा वहां के और जनप्रतिनिधि कह सकते हैं, वहां के जो सारे लोग थे, उन्होंने उनका कह सकते जोरदार उनका विरोध किया। रोजगार दो, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। यह प्रश्न अपने आप में एक बनता है, आखिर क्या वजह है कि बिहार के लोग बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। हम देखते हैं कि देश की आजादी के आज 70 साल प्लस हो गए। हम कह सकते हैं कि 1912 ईस्वी में फाइनली बिहार को एक स्वतंत्र राज्य की दर्जा प्राप्त हो जाती है। एक कह सकते हैं स्पेशल या जो एक स्टेट के जो स्टेटस होता है, उस स्टेटस के रूप में 1912 ईस्वी में बिहार को एक राज्य बना दिया गया। उस समय सभी तक बहुत सारी सरकार आई, बहुत सारी सरकार गई, उसके बावजूद भी रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे बिहार में बना हुआ है। तो आज हम इस पूरे एपिसोड में बात करने की कोशिश करेंगे कि बिहारी लोगों के ये पलायन होने के पीछे मुख्य कारण क्या है, इसके क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो सकते हैं। सारी चीजों को आज हम डेटा एनालिसिस पे कर सकते हैं। बिहार के आर्थिक हालात जो भी वर्तमान में है, ये बिहार के आर्थिक हालात आखिर ऐसा क्यों है, ये आर्थिक स्थिति ऐसी बनी क्यों है। शिक्षा के हालात की बात करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बिहार का क्या अभी स्थान है, कहाँ पर बिहार खड़ा है, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे, इस एपिसोड में आज हम बिहार की सारी गतिविधियों को बताऊंगा कि जब हमारे यहाँ इलेक्शंस होती है तो राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार इत्यादि को अनेकों अनेक प्रकार के मुद्दा नजर आती है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन समाप्त हो जाता है उसके बाद उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। बिहार को अनदेखी करना वो स्टार्ट करते हैं, बिहारियों को अनदेखी करना स्टार्ट करते हैं। तभी तो ऐसा कारण है कि आज जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर गैर कश्मीरी मजदूर, खासतौर पर मैं बात करूंगा केवल बिहार के प्रवासी मजदूर वहां निशाना बनाए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन अभी तक हमने देखा लगभग 4 से 5 बिहारी मजदूरों को वहां पर मार दिया गया। निशानी टारगेट कह सकते हैं, आतंकवादियों का टारगेट पे रखा गया। पिछले रविवार की बात यदि हम करते हैं तो 3 बिहारी मजदूरों को गोली मार दी गई। हमले में 2 मजदूर की मौत उसमें हो गई। इन हमलों के बाद बिहार के लोग और पलायन की जो मुद्दा था और कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बन जाता है। लॉकडाउन की स्थिति बनी तो लॉकडाउन की स्थिति में बिहार, यूपी समेत कई सारे राज्यों के जो मजदूर थे, जिस तरह से हमने स्थिति में देखा कि पैदल आने को मजबूर हो गए, तो आखिर क्या कारण बने। आखिर हमारी जो सरकार है आखिर क्यों नहीं किसी प्रकार की बात कर रही है, क्या समस्या है। आज ये सारी हम स्थिति को आपके सामने आज रखेंगे और दिल पे हाथ रख करके, दिल पे हाथ थामे रख करके आपको पूरी आज बैकग्राउंड को समझना होगा कि आखिर समस्या क्या है। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय से अभी तक की क्या हमारी पृष्ठभूमि है, ये सारी चीजों को आज हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। जैसा कि यदि हम पलायन की बात करें, यदि हम माइग्रेट की बात करें तो 1951 यानी 1947 में हमारा देश आजाद होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश की गणतंत्र यानी रिपब्लिक घोषित की जाती है। उस समय की मैं बात करूंगा कि यदि 1951 की आप बात करते हैं तो 1951 से लेकर 1961 तक बिहार के करीब 4%, ओनली 4% में बात कर रहा हूँ, केवल 4% लोग जो थे वह एक बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन करते थे, माइग्रेट करते थे। मात्र 4% में बात कर रहा हूँ 1951 से 1961, जिस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था तथा यहाँ के देश की जो राज्यों की जो जनसंख्या थी, उनका हम कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो था वह एग्रीकल्चर तथा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर पर डिपेंड थी। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। अब बात हम करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। अब हम यदि 2011 की जनगणना की बात करें तो ये जनगणना यानी 2011 का यदि आप सेंसस को देखें तो इस सेंसस के आधार पर जो आंकड़े बताते हैं, जो डेटा हमारे पास आती है, इस डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2001 से लेकर के 2011 के दौरान लगभग 93 लाख 93 लाख बिहारियों ने अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में वो पलायन किया, या कह सकते हैं पलायन करने को मजबूर हो गए। अब प्रश्न होता है कि देश की पलायन करने वाली कुल आबादी का 13% यानी 13% आबादी जो है वह केवल बिहार का कंट्रीब्यूशन होता है। सोचने वाली बात है, 2001 से 11 मतलब 10 साल में 93 लाख बिहारियों ने अपने बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन होने को मजबूर हो गए, जो कि भारत की टोटल आबादी की बात करें तो 13% पलायन हो चुका है। मतलब हम कह सकते हैं डेटा के आधार पर कि सबसे ज्यादा पलायन होने वाली जनसंख्या वो हमारा बिहार है। सबसे ज्यादा माइग्रेट होने वाली जो जनसंख्या, रोजगार को लेकर के जो माइग्रेट होने वाली जनसंख्या है वह बिहार है।
तो हम कह सकते हैं केवल अकेले बिहार से 13% हुए, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है। मतलब पहले स्थान पर यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा माइग्रेट होती है रोजगार को लेकर के, उसके बाद बिहार से 13% पॉपुलेशन जो है 2001 से 11 के बीच में माइग्रेट होती है। अब हम बिहार, प्रश्न होती है कि आखिर बिहार से जो लोग हैं वह माइग्रेट होकर के जाते हैं कहाँ, उनको कहाँ रोजगार मिलता है, वो बिहार छोड़कर के जाने को मजबूर आखिर कहाँ पर है। तो इस आधार पर यदि हम डेटा की बात करें तो दिल्ली, यानी बिहार से जो टोटल आबादी या पलायन करने वाली जो आबादी है, इस आबादी का 19.34% यानी 19.34% जो आबादी है वह दिल्ली में माइग्रेट होता है रोजगार को लेकर के। उत्तर प्रदेश में बिहारी जो जनसंख्या है वह 10.2% यानी 10.24% जो होती है वो माइग्रेट होती है। पश्चिम बंगाल में बिहारी मजदूर या बिहारी जो प्रवासी कर सकते हैं वह 13.65 यानी 13.65% माइग्रेट होती है। झारखंड के लिए हमारे बिहार की जो जनसंख्या है वह 14 यानी 14.12% माइग्रेट हो जाती है। अन्य राज्यों की बात करें तो 13.36% माइग्रेट होती है। लेकिन अभी हम पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र की हम चर्चा भी आपके सामने नहीं की है। यदि हम पंजाब की बात करें तो बिहार का आबादी का या जो माइग्रेट होने वाली जो हमारी जनसंख्या होती है वह जनसंख्या 6.89 यानी 6.89% जो आबादी है वह पंजाब को माइग्रेट कर जाता है रोजगार को लेकर के। केवल मुद्दा यहाँ है रोजगार, ओनली रोजगार, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। if they are getting the opportunity of employment, I think they will be compelled to stay in this state। तो यदि उनको इस तरह से रोजगार का मुहैया कराई जाए तो हमें लगता है कि यह आबादी कभी भी दूसरे राज्य को लेकर के पलायन नहीं हो सकती। हरियाणा में बिहारी आबादी का 7 मतलब बिहार का जो माइग्रेंट आबादी है उसका 7.06% हरियाणा में रोजगार को लेकर के चले जाते हैं। गुजरात में 4.79 यानी 4.79% बिहार की आबादी जो है, बिहार के माइग्रेंट जो आबादी है वह रोजगार को लेकर के चली जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी हमारी आबादी बहुत अच्छी खासी है, वह रोजगार के कारण रोजगार के लिए वहां जाते हैं जो 10.55% यानी 10.55% है। ये सारे डेटा जो है मैं 2011 के सेंसस तथा जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स के डेटा के आधार पर मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और जगह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं। अब प्रश्न होता है, सबसे बड़ी प्रश्न होता है कि पलायन होने की वजह क्या है, आखिर क्या ऐसी चुनौतियां हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण बिहार की आबादी पलायन होने को मजबूर है। तो इसका एक ही मात्र हम फैक्टर सबसे पहला जो जोड़ दे करके हम कह सकते हैं वह है सबसे बड़ी बेरोजगारी। यानी रोजगार की वजह से, रोजगार की तलाश में हम कह सकते हैं यहाँ की ज्यादातर आबादी जो होती है माइग्रेट होती है दूसरे राज्यों के लिए। आंकड़ा बताता है, आंकड़े के आधार पर यदि हम बात करें तो देखते हैं कि आधा से ज्यादा बिहारी रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि वो बिहार से माइग्रेट होकर दूसरे राज्यों में जाते हैं। आधी जो आबादी माइग्रेटेड होती है वो केवल रोजगार को लेकर के जाती है। रोजगार बिहारियों के पलायन की सबसे बड़ी वजह है, डायरेक्ट शब्दों में कहें तो ये होगा। सोचने वाली बात है, माइग्रेटेड जो आबादी है उसका 55% यानी 55% जो आबादी है वह आप कह सकते हैं कि रोजगार को लेकर के माइग्रेट होती है। परिवार के साथ पलायन जो करते हैं वह 20% माइग्रेट करते हैं। कोई ट्रेड यानी व्यापार बिजनेस को लेकर के जाते हैं, 3% यहाँ से माइग्रेट होते हैं। शिक्षा को लेकर के यानी एजुकेशन पढ़ाई को लेकर के मात्र 3% यहाँ से माइग्रेट होते हैं। शादी विवाह करके 1% माइग्रेट होते हैं। जन्म के बाद यहाँ पर पलायन होने वालों की संख्या 3% है और अदर यदि आप मानते हैं तो 15% यानी 15%। ये भी डेटा जो है 2011 का जो सेंसस है तथा आप कह सकते हैं जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स का जो सितंबर 2019 में जो डेटा आई है, इस डेटा के आधार पर इस चीजों को हम बताने की कोशिश करेंगे। राज्य की आर्थिक स्थिति यदि आप देखिएगा, खासतौर पर बिहार की यदि आर्थिक स्थिति को हम बात करें तो देखा जा सकता है कि 2021 से 22 में बिहार की कुल बजट यदि देखा जाए तो 18 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का दिखाया गया है। 2021-22 का जो बजट बिहार सरकार की है इसमें 18 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया जा चुका है। अब इसमें हम बात करेंगे कुल रोजगार में करीब 45% यानी 45% जो हिस्सेदारी है बिहार में वह कृषि है यानी खेती है, मछली पालन है, या कह सकते हैं
कि यहाँ पर या दूसरे शब्द आप कह सकते हैं जो प्राइमरी हमारा क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, वह प्राथमिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या यानी 45% जो जनसंख्या है वह इस पे डिपेंडेंट है। और इस मध्य यदि हम बात करें 45%, तो प्राइमरी क्षेत्र क्या होती है, तो जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो जाता है, मछली पालन हो जाती है, वन यानी फॉरेस्ट के आधारित यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड जो हमारा सेक्टर्स होता है, ये सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर में इसको कंसीडर की जाती है। इज इट ओके? तो राज्य का हर चौथा पुरुष, इस डेटा के यदि हम एनालिसिस करते हैं तो डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य के हर चौथा पुरुष यानी चौथा व्यक्ति जो होगा वह कंस्ट्रक्शन तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा था। इस आधार पर देखा जाए बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को यदि आप देखें तो बिहार की इकोनॉमिक सर्वे यह बताता है कि बिहार की एक फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं यानी जो मजदूर होते हैं यानी श्रमिक जो होते हैं उनको हर साल 1.29 लाख रुपया मिलता है। मतलब मोटा मोटी यदि हम देखें तो 1,29,000, ये डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं 1,29,000 सालाना यहाँ के जो मजदूर होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं दूसरे राज्यों में जाकर के, उनको नॉर्मली ये उनकी इनकम होती है। वहीं यदि हम पड़ोसी राज्य की बात करें, झारखंड की बात करें, तो झारखंड में एक जो वर्कर होते हैं, एक जो श्रमिक होते हैं, उनकी सालाना आय जो होता है वह 3.44 लाख होता है। मतलब बिहार वाले को 1.29, वही झारखंड की यदि देखते हैं तो 3.44 लाख मिलते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि जो राज्य एक बिहार से अलग हुआ, वहां की जो आबादी है उसकी आबादी की इनकम यदि हम सालाना बात करते हैं, पर एनम की बात करें तो उनसे कई गुना यानी हमारा 1.29 मतलब 30 ले लेते हैं तो 13 दूनी 26 यानी इससे भी ज्यादा 13-39, मतलब हम कह सकते हैं 2.5 गुना। मोटा मोटी हम यदि बात करें तो बिहारी जो श्रमिक होते हैं उनसे आय झारखंड के जो श्रमिक है उनकी 2.5 गुना लगभग ज्यादा है। तो ये अपने आप में एक प्रश्न बनता है। दूसरी बात यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक फैक्ट्री में औसतन 120 लोगों को रोजगार देती है। पॉइंट मस्ट बी नोटेड। यदि हम बात करें तो हरियाणा में एक फैक्ट्री सालाना यानी औसतन यदि बात करें तो 120 लोगों को रोजगार देती है। लेकिन यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार की एक फैक्ट्री औसतन 40 लोगों का ही रोजगार देता है। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो हरियाणा 3 गुना आगे है। यानी हरियाणा में यदि एक कंपनी यानी एक फैक्ट्री 3 व्यक्ति को यदि जॉब प्रोवाइड कर रहा है तो बिहार में मात्र एक को प्रोवाइड करेगा, 2 बेरोजगार हो जाएंगे। अब इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके लिए जिम्मेवार हमारे राज्य की सरकार सबसे पहली बात, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी होती है, जीडीपी हम बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं, लेकिन जब हम जीडीपी की आप बात करते हैं, जब आप जीडीपी ग्रोथ दिखाते हैं तो प्रूफ होता है कि जब राज्यों का जीडीपी अच्छी है तो उसकी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होगी, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छी होगी, उसकी डेवलपमेंट, चाहे हम ये सोशियो इकोनॉमी की बात करें, हमें लिटरेसी की बात करें, और सारे जितने भी हमारे पैरामीटर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी होता है, अपनी इकोनॉमी का जो मैकेनिज्म होता है, वे सारे को कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव दिखा सकते हैं। लेकिन प्रश्न होता है कि हमारी इतनी अच्छी जीडीपी होने के बावजूद आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? आखिर हम रोजगार क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम अभी भी है कि यहाँ के जनसंख्या अभी भी माइग्रेट होने को मजबूर है? इसका जवाब कौन देगा? माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार। ये तो आपको आज न कल जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2005 से आप ऑलरेडी बिहार में सरकार में हैं, ऑलरेडी आप एक इंजीनियर हैं। आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे यहाँ इंडस्ट्री लगाई जा सकती है? आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसके बावजूद भी यदि हमारा बिहार पीछे है तो आई थिंक यू आर कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। तो आप इसके लिए कंप्लीट जिम्मेवार हैं। अब हम बात करेंगे बिहार में शिक्षा का हालात। जैसा कि हम इससे पहले वाले भी वीडियो में कितनी बार बताया है कि जो 2005 में शिक्षक की बहाली हुई थी उसमें 90% ऐसे शिक्षक रहे जिनको अपने विषय का ज्ञान नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग का डेटा दिया था। इज इट ओके? तो इस आधार पर यदि हम बिहार में शिक्षा के हाल की बात करें तो 2011 की जो जनगणना है उसके मुताबिक बिहार में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है वह 61.80 है। मोटा मोटी आप कह सकते हैं 62 के करीब है। बिहार की जो लिटरेसी रेट है वह लगभग 62% के करीब है, 61.80 हमारा है, जो कि देश में यदि देखा जाए तो सबसे कम है।
साथ ही साथ स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें 2019 की जो डेटा आई थी, 2019 के डेटा में 20 बड़े राज्यों में बिहार का 19वां नंबर था। 20 यदि बड़े राज्य की बात आप करते हैं तो 20 राज्यों में बिहार का 19वां स्थान था। मतलब हम कह सकते हैं कि हम सबसे निचले लगभग पायदान पर बैठे हुए हैं। इस इंडेक्स में केरल टॉप पोजीशन पर रहा। प्राइमरी स्कूलों में यदि देखा जाए तो बिहार में एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% है, यानी बच्चों को एडमिशन 100% करा दी जाती है। लेकिन सेकेंडरी स्कूल आते आते एनरोलमेंट रेशियो गिर जाता है, यानी ड्रॉप आउट की जो समस्या होती है वह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जहां 100% हमारा प्राइमरी स्कूल में बिहार में एनरोलमेंट देखने को मिलता है, वही सेकेंडरी स्कूल तक आते आते यह मात्र 47% पर आ जाती है। यानी सबसे बड़ी क्लासेस में एनरोलमेंट का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। इज इट ओके? तो इसी तरह हम कह सकते हैं प्राइमरी से यदि आप अपर प्राइमरी लेवल की ओर जाते हैं तो प्राइमरी से अपर प्राइमरी लेवल्स का जो ट्रांजिशन रेट है वह भी बिहार में सबसे खराब राज्यों में देखा जाए तो बिहार में तीसरे स्थान, सबसे खराब राज्यों की श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं तो बिहार तीसरे स्थान पर है। अब मायने सी बात है कि भारत सरकार ऑलरेडी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में राइट टू एजुकेशन हमारे लिए प्रोवाइड कर दी। राइट टू जो मायने सी बात है, हमारी बिहार की सरकार ऑलरेडी शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बार बार बोलते हैं कि मैं एक इतने इंस्टीट्यूट को, इतने कॉलेज खुल रहे हैं, इतने स्कूल। लेकिन भैया बात है कि अभी भी यह शिक्षा की हालात क्या है। आप तो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, ऑलरेडी आप इंजीनियर हैं, तो आखिर देश की राज्य यार इस राज्य की जो जनसंख्या प्रश्न पूछे तो किससे पूछे? आपसे ना पूछे तो हम किससे पूछे? आपको चुन कर जनता ने भेजा, आप पे भरोसा जता करके जनता ने भेजा, क्या केवल बात करने के लिए या पॉलिटिक्स करने के लिए या राज्यों का विकास करने के लिए? किससे पूछेगा? हम बात कर रहे हैं आप ही के डेटा की, मैं कहीं और से डेटा नहीं ले, हम गवर्नमेंट की ही डेटा की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह हम प्राइमरी स्कूल के ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये हमारा सबसे खराब यदि राज्यों की बात करें तो उसमें इसका तीसरे स्थान पर आती है। प्राइमरी से अपर प्राइमरी लेवल ट्रांजिशन रेट यदि देखा जाए तो 5th क्लास से लेकर के 6th क्लास, यानी 5वीं से 6ठी क्लास में जाने वाले स्कूलों के स्टूडेंट जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, उनकी संख्या जो होती है वो लगभग गिरना चालू हो जाता है। अब इस आधार पर देखिएगा तो बिहार में जो ट्रांजिशन रेट है वो 76.1%, मतलब मोटा मोटी हम कह सकते हैं 76% ट्रांजिशन रेट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 5वीं क्लास में पढ़ रहे 24% यानी 24% जो स्टूडेंट हैं वह 6ठी क्लास में जाकर आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी हम कह सकते हैं पढ़ाई पूरा का पूरा वो ड्रॉप आउट हो जाती है। इज इट ओके? अब इस आधार पर हम कह सकते हैं यदि डेटा की बात करें तो शिक्षा पर खर्च ज्यादा है, फिर भी साक्षरता हमारे यहाँ कम है। अब ये प्रश्न का जवाब कौन देगा? शिक्षा पर हम सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, हमारी बजट भी बहुत अधिक है, उसके बावजूद भी हमारा साक्षरता दर सबसे कम है। इसका कारण क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है कि 70.9% साक्षरता दर, यानी 70.9, यानी मोटा मोटी बात करते हैं 71% का, 71% मोटा मोटी साक्षरता दर आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे कम बिहार के में। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में देखा जाए तो 20 राज्यों में 19वें पायदान पर, अभी जस्ट हमने जो आपको डिस्कशन किया, 35.9%, यानी मोटा मोटी 36% आप कह सकते हैं बच्चों का स्कूलों में एनरोलमेंट तक नहीं होता है। बिहार का बजट का 19% शिक्षा के लिए देश में राज्यों का औसत जो शिक्षा बजट है वह मात्र 15% है। औसत जो एजुकेशन पर हमारा केंद्र सरकार का जो एक एवरेज बजट है कि आप शिक्षा पे कम से कम 15% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हमारे बिहार 19% इन्वेस्ट करते हैं, मोर देन नेशनल रेशियो प्रोपोर्शन। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ का एजुकेशन या कह सकते हैं लिटरेसी रेट देखने लायक है। ये जो सोर्स है एक घर का सोर्स नहीं, एनएसएसओ का सोर्स है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे, जो 2020 में डेटा आई है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। बिहार में यदि स्वास्थ्य सुविधाओं की आप हाल देखें, कोविड-19 में तो आपने देख ही लिया है, सरकार की पोल भी खुल चुकी है, सच्चाई से सब लोग अवगत हो गए, अब कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। इसको लेकर के आपने देखा कि विधानसभा विधान परिषद में भी जो अपोजिशन के नेता थे उन्होंने भी आवाज उठाए।
तो यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसके बारे में हम सारे अवगत हैं, एक कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी भी आप चले जाइए पीएमसीएच, एनएमसीएच या यहाँ बिहार का जो यहाँ कह सकते हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है, सारे जगह जब जाएंगे तो आप आंख से ही देख लेंगे कि क्या स्थितियां बनी हुई है। रिपोर्ट तो बहुत कुछ बताएगी। तो यदि हम बात करते हैं हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जो 2019 में आया था, तो हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2019 के जो डेटा है, आंकड़ा है, यह आंकड़ा बताता है कि टोटल जो फर्टिलिटी रेट होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, लो फर्टिलिटी रेट और सेक्स रेशियो, वे में देखा जाए तो पैमाने पर देखा जाए तो बिहार या इनकी वजह से बिहार दूसरे राज्यों में तुलना किया जाए तो स्वास्थ्य के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। हम ज्यादा नहीं, 3 पैरामीटर्स को ले रहे हैं, फर्टिलिटी रेट ले रहे हैं, लो बर्थ रेट ले रहे हैं और सेक्स रेशियो ले रहे हैं। ये 3 यदि पैरामीटर्स को हम देखते हैं तो 3 पैरामीटर में स्वास्थ्य सुविधाओं में बिहार का सबसे निचली पैदान यानी पिछड़ा हुआ आप कह सकते हैं स्थिति बनी हुई है। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेखा जोखा यदि आप देखिएगा तो नियोनटली जो मोर्टेलिटी रेट होता है इसमें देश का 6वां सबसे खराब राज्यों में बिहार को माना जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट में इसकी स्थिति बनी हुई है। अस्पताल में होने वाली डिलीवरी की बात करें, जच्चा बच्चा, तो देश का यह दूसरा सबसे खतरनाक या खराब राज्यों की श्रेणी में इसको कंसीडर किया जाता है। बिहार का बजट का 6.3% स्वास्थ्य के लिए, जो औसत सोचने वाली बात है, नेशनल औसत जो है 5.5% है, यानी स्वास्थ्य पर भी नेशनल हमारा रेशियो से अधिक खर्च किया जा रहा है। जो वहां पर स्वास्थ्य पर नेशनल हमारा रेशियो है, औसत जो है वह 5.5% एवरेज है, जहां पर बिहार में 6.3% इस पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब हम आपको एक एक कुछ जो यहाँ पर टर्म आए हैं सारे टर्म को समझा देता हूँ। जैसे नियोनेटल जो मोर्टेलिटी रेट होता है, ये नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, सोचने वाले सोच सकते हैं इसको। जब जन्म के बाद से 28 दिन तक के दिनों को नियोनेटल पीरियड कहा जाता है। मतलब जन्म लिया और जन्म से 28 दिन तक जो बच्चा का जो पीरियड होता है, ये जो दिन होते हैं, इसी दिन को जन्म से 28 दिन वाले को कहा जाता है नियोनेटल, वो पीरियड में अभी है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब हुआ कि 1000 बच्चा में से कितने बच्चों की मौत जन्म के 28वें दिन के भीतर हो चुका है। यानी जिस दिन जन्म बच्चा लिया उस दिन से 28 दिन के बीच में यदि किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु जो होगा वह नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। बिहार इस मामले में सबसे खराब राज्यों में 6ठे नंबर पर है। यदि सबसे खराब राज्य की बात करें तो बिहार 6ठे पैदान पर खड़ा होता है। बिहार में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 28 है, यानी प्रत्येक 1000 बच्चों पर, ऐसे कह सकते हैं 1000 बच्चों पर 28वां दिन 28 बच्चे मर जाते हैं। मतलब मोटा मोटी का प्रत्येक दिन एक बच्चा। इज इट ओके? वहीं केरल में यदि बात करें जो भारत के अपने आप में कह सकते हैं लिटरेसी रेट यानी हर चीजों में अपने अपने प्रथम स्थान पर है, तो केरल में यदि आप देखेंगे नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट तो वहां पर मात्र 6 है, यानी जन्म से 28 दिन के अंदर मात्र 6 बच्चों की वहां पर मृत्यु होती है। जन्म के 1 महीने के भीतर ही बच्चे की मौत हो जाने का सीधा सीधा संबंध जो होता है वह हमारा कहां से होती है, तो हमारा पौष्टिक आहार से होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से होता है। तो यदि हम पोषण, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारे चीजों की यदि हम एक सही वे में प्रोवाइड करें प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेग्नेंट में, तो इसके लिए सबसे बड़ी जो फैक्टर होता है वह फैक्टर होता है कि वो पोषण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को तभी ख्याल रखेंगे जब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम होंगे, जब उनके पास आय का स्रोत होगा। और जब उनके पास आय का स्रोत ही नहीं है, कमाने की कोई उनके पास अवसर ही नहीं है, तो उनके पास पैसा कहां से? जब पैसा नहीं है तो क्या वो पोषण और पौष्टिक आहार की बात करें, क्या वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेंगे? तो समस्या तो बहुत सारी बनी हुई है। इसी तरह यदि हम बात करते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में, तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में भी बिहार 6ठे नंबर पर है। मतलब
अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यानी जन्म से 5 साल के भीतर ही बच्चों की मौत हो जाना, एक कहलाता है मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो बिहार में यह रेट जो है 48 है, यानी जन्म से 5 साल के अंदर यहाँ पर 48 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वहीं केरला की बात करें तो मात्र 11 है। अब और एक डेटा आप देख सकते हैं, तो जो अस्पताल में डिलीवरी होती है, तो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है कि बच्चे की डिलीवरी अस्पताल में हो, क्योंकि इस पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अनेक प्रकार के कह सकते हैं एनजीओ भी इस पे काम कर रहे हैं। तो इस आधार पर देखेंगे तो बिहार में जो आंकड़ा है यह 57.1 है। बिहार के आंकड़ा 57.1 है, यानी कुल डिलीवरी में लगभग 57% बच्चों की डिलीवरी जो होती है वह अस्पताल में होता है, उसके बाद कहीं और। तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश आता है, जहाँ 48% डिलीवरी की अस्पताल में स्थिति बनती है, नहीं होता है। बिहार में 57% नहीं होता है। तो इसी तरह बिहार में जिला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के आधे से ज्यादा तो भाई पोस्ट ही खाली है। तो आखिर होगा कैसे इस समस्या का निदान? एक जिले में केवल एक, यानी एक जिले में केवल 5 कार्डियक केयर यूनिट बनाए गए हैं। तो ये सारे एक नहीं अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, समस्याएं। ये सारी समस्याओं को देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं राज्यों से, या सरकार जो एक कह सकते हैं स्ट्रेटजिकल जो पॉलिसी बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल हो जाती है। तो अभी समय है कि वो सारे चीजों पर वो स्टडी करें और ऑनेस्टली जो वो अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं उस चीजों को जनता के सामने प्रोवाइड करने की कोशिश करें। आई थिंक सो, because if you I'm talking, if I'm making the responsible to the government, it means to say the all the steps must be considered by the government, because all the systems are controlled and administered by the government. This is why that what the loopholes, it must be studied by the government after making different types of committee, club, and finding out some service peoples and data. Why? What's the reason? Why we are lacking for these types of activities? Why we are not providing the facility to the populations of these states? तो ये सारी चुनौतियां हो सकती है। चलिए आज के इस एपिसोड में यही तो बात करेंगे, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।